चलिए शुरू करेंगे। ठीक है। मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे, जल्दी आ जाएंगे फिर। कोई क्वेरी है इतने किसी की तो आप पूछ लीजिए। हाँ, ये आज रिकॉर्डेड रिकॉर्ड है, होगी आज ये क्लास, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी कई दिन से। आज लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने दो तीन बातें देखी जो हम लोगों ने कल और परसों या उससे पहले जो क्लास की थी। एक तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि वो क्या है, व्हाट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज हमने ये समझी कल की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसे कहते हैं, संविधानवाद किसे कहते हैं। यहां से दो बातें हमें एकदम क्लियर हुई। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे कि भारत में संविधान का विकास या संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुई या देखी जा सकती है। इससे पहले एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे क्लियर करना बड़ा जरूरी है। देखो, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों ही, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश पॉलिटिकल प्रोसेस उसे हम लोग कह सकते हैं, और ब्रिटिश लॉ उसी का ही एक भाग था। अंग्रेजों ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने यहाँ का जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस कहिए या उसे अपने यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था कहिए, उसी को भारत में लागू किया। चूंकि यूरोप में रेनेसा हो गई थी, पुनर्जागरण हो गया था, और वहां पर एक मॉडर्निटी सोसाइटी में भी देखने को मिली। उस मॉडर्निटी के चलते ब्रिटिश लॉ में भी कई परिवर्तन हो गए थे। जैसे वहां पर डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत हो गई थी, लोकतंत्र आ गया था इंग्लैंड में। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बाद, विशेष तौर पर 1687 की है वो, जब संसद का नियंत्रण हो गया था राजा के ऊपर कंप्लीटली, उसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं ब्रिटेन की। तो जब अंग्रेज भारत में आए, और विशेष तौर पर लगभग 1660 के बाद, अंग्रेज 1600 के आसपास इंडिया में आ गए। उसके बाद 1660 के आसपास से भारत में इंग्लिश लॉ इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, चार्टर एक्ट से। एक चार्टर एक्ट आया था, सभी चार्टर एक्ट की चर्चा करेंगे। एक चार्टर एक्ट आया विशेष तौर पर 1661 में, 1661 में। और 1661 में जो चार्टर एक्ट आया, इसने भारत में इनिशियल लेवल पर इंग्लिश लॉ की नींव डाली। इसलिए वो चार्टर एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 1668 का चार्टर है। तो इन सबको हम लोग देखेंगे। नॉर्मली ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि भारत में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था
कानून, या जिसे हम लोग विधि कह सकते हैं, और विधिक व्यवस्था, ये अंग्रेजों की ही देन थी, ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर ही ये आधारित थी। इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो चार्टर्स क्या थे, सबसे पहले इसको समझो। जब अंग्रेज भारत में आए, विशेष तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंग्लैंड में, 1599 में ये कंपनी बनी थी, और 1600 में इसकी स्थापना हुई। 1600 में एक चार्टर बनाया गया था, जिसे 1600 के चार्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चार्टर जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तो उसका उद्देश्य केवल एक था कि भारत के साथ भारत, अफ्रीका और एशिया, विशेष तौर पर ईस्ट एशिया और अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके साथ व्यापार करना था। व्यापार को ही महत्ता दी जानी थी। 1600 में जो चार्टर पास किया गया, इसलिए व्यापारिक महत्ता के लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए। अब चूंकि यहां पहले से ही दो तीन कंपनियां थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इससे पहले इंडिया में, वो पहले ही आ गए थे अंग्रेजों से। 1601 1602 में आ गए थे, अंग्रेज 1611 के आसपास आए हैं। वैसे ही पोर्चुगीज काफी पहले से थे इंडिया में। तो ये दो इस तरीके की स्थिति थी कि इनको भी काउंटर करना था। तो इसलिए 1600 का एक चार्टर लेके आया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से, ईस्ट एशिया से, साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इन व्यापारियों को, या इन लोगों को व्यापार करने का भारत से अधिकार प्रदान हुआ 1600 के चार्टर से। कुछ नेसेसरी जो प्रोविजंस थे वो भी इसमें दिए गए कंपनी को, के लोगों को, इस अधिकार पत्र के द्वारा। चार्टर माने एक अधिकार पत्र, एक राइट। देखो, शासन करने का अधिकार किसका? राजा का, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ। अब अगर किसी दूसरी जगह पर जाके कोई व्यापार करे या कोई और शासन का कोई काम करे, तो राजा ही उसे इस चीज के लिए ऑथराइज करेगा। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट लोगों को नियुक्त करता है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट के नाम पर ही नियुक्त होते हैं, और बाद में वो लोग शासन करते हैं, रूल करते हैं। इसलिए ऐसे ही चार्टर में, 1600 के चार्टर में या बाकी के सभी चार्टर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सशक्त किया शासन करने के लिए। अलग अलग लेवल पर अलग अलग सशक्त किया गया उन्हें। 1600 के चार्टर में कंपनी को न केवल अधिकार व्यापार करने का दिया गया, बल्कि यह भी अधिकार दिया गया कि वे छोटे लेवल पर कुछ कुछ पनिशमेंट के लिए, मतलब अगर कोई कुछ गलती कर देता है तो कंपनी उसको पनिश भी कर दे सकती थी। या कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कंपनी का ही अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, तो कंपनी को अधिकार भी दिया गया कि वो उस व्यक्ति को पनिश कर सकती थी। दंड देने का अधिकार भी कंपनी के पास था, लेकिन बहुत सीमित लेवल पर, हायर लेवल पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 16 के चार्टर से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक अनुषंगी शक्ति बन गई थी, ऑक्सिलरी पावर थी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि उनके पास पनिश करने की पावर भी थी। और पनिश करने की पावर किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे थी? एक राज्य के तरीके से ही थी, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम था वो। लेकिन डेथ पेनल्टी जैसे मामलों में वो, उसके पास अधिकार नहीं था। तो 1600 में केवल सीमित अधिकार उसको दिए गए। इसके साथ साथ 1600 में उन्हें कुछ सीमित लेवल पर विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। मान लो भारत में वो कोई फैक्ट्री स्थापित करते हैं, उस फैक्ट्री में लोग रहने लगते हैं, तो उस फैक्ट्री के अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन उस फैक्ट्री में बनाए रखने के लिए कुछ सीमित लेवल पर उन्हें विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन बहुत शैलो थी। 1600 के चार्टर से एक और बात की गई थी इंपॉर्टेंट,
कंपनी को अधिकार दिया गया कि वो एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकती थी। इंग्लैंड में ही, यहां नहीं, इंग्लैंड में ही जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी या जिन लोगों ने कंपनी के को फॉर्म किया था, शेयर धारक थे जो कंपनी के, वो 24 डायरेक्टर और एक गवर्नर को नियुक्त कर सकते थे। और वो गवर्नर और डायरेक्टर कंपनी के प्रशासन को भारत में देख पाता, या कंपनी के प्रशासन को भारत में रेगुलेट करने का काम करता। बाद में इसी का नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पड़ा। हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे आगे, वो यहीं से उत्पन्न हुआ 1600 के चार्टर से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन या निदेशक मंडल इसे हिंदी में कहते हैं, उन लोगों की एक संस्था थी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे या जो कंपनी के शेयर धारक थे, जिन्होंने एक निश्चित समय के लिए उन लोगों को नियुक्त किया था। अब ये जो सब चार्टर से जो शक्तियां दी गई थी कि कानून बनाने का कुछ अधिकार दे दिया, शैलो लेवल पर पनिशमेंट का कुछ अधिकार दे दिया, ये गवर्नर और उसकी काउंसिल को अधिकार दिया गया था। यानी वो गवर्नर जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति शेयर धारकों ने की, और बाकी के उसके जो 24 लोग थे वो मिलकर कानून बना सकते थे और पनिश भी कर सकते थे। 1600 के चार्टर में केवल इतना ही किया गया था कंपनी के लिए। इसके अलावा कुछ और राइट्स जो थे वो कंपनी को नहीं दिए गए थे। बाकी व्यापारिक अधिकार थे कंपनी के साथ सारे। वो कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी रख सकते थे, सेना भी रख सकते थे, पुलिसिंग की व्यवस्था भी रख सकते थे, अपने साथ एमुनिशंस वगैरह लेकर भी चल सकते थे। ये सब राइट्स दिए गए सरकार के द्वारा। अब कंपनी ने व्यापार करना शुरू कर दिया भारत से। जब व्यापार शुरू हुआ, कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। कंपनी ने करों के रूप में सरकार को बहुत पैसा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार कंपनी को प्रमोट करने के लिए तैयार हो गई। इसी क्रम में एक 1609 का, उसे चार्टर कहते हैं, 1609 का चार्टर बना। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर नहीं है ये, बस इतना किया गया कि कंपनी की जो शक्तियां थी सेना रखने की या अपने जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी उनकी किलेबंदी करने की, इन सब शक्तियों को बढ़ा दिया गया, इनको सबको शक्तिशाली बना दिया गया। इसका मतलब यह था कि अब कंपनी जो थी 1609 के चार्टर से भारत में अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई कर सकती थी, उनका दुर्गीकरण कर सकती थी। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो, सिराजुद्दौला के साथ कंपनी का जो झगड़ा था वो इसी मामले पर हुआ, क्योंकि कंपनी ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने का प्रयास किया। सिराजुद्दौला ने इसके लिए मना किया कि जब मेरी मेरी क्षेत्र है तो आप अपनी शक्ति कहां यूज कर सकते हो, यहां पर आप उसे नहीं कर सकते हो। और इसी के चलते कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में झगड़ा हुआ, जो कि फाइनली बैटल ऑफ प्लासी के रूप में कन्वर्ट हो गया था। ये वाला जो मामला है, इसकी शुरुआत हो गई थी 1609 से ही, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही उन्हें ऑथराइज कर दिया था फोर्टिफिकेशन के लिए। वो कोई भी काम कर सकते थे ऐसा। परेशानी केवल इतनी थी कि इस बात को समझने का काम केवल सिराजुद्दौला ने किया सबसे पहले। बाकी किसी भारत के जो देसी राजा थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि इनको क्यों फोर्टिफिकेशन की जरूरत है, या ये क्यों हमारे क्षेत्र में अपनी सेना लेके आ सकते हैं। अगर मुगलों को ये बात समझ में आई होती तो शायद कुछ अलग बात होती। वो नहीं समझ पाए इस चीज को। लेकिन 1609 के से ही, और विशेष तौर पर 1600 के चार्टर से ही, कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब कंपनी जो थी वो केवल व्यापारिक कंपनी नहीं थी। इट इज नॉट ओनली अ बिजनेस मॉडल, एक्चुअली इट इज अ पॉलिटिकल मॉडल। अब वो एक सशक्त कंपनी थी, वो राज्य को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसीलिए कंपनी को जो सेनाएं वगैरह दी गई वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। कंपनी उसके लिए पैसा देती थी युद्ध लड़ने के लिए। ब्रिटेन की ही सेनाएं लड़ती थी कंपनी के साथ। ये सब इन चार्टर्स की वजह से था। अब इसमें एक बदलाव आता है, ये काम ऐसे ही चलता रहा सब, कंपनी का लगातार मुनाफा बढ़ता रहा, और कंपनी का मुनाफा बढ़ा, सरकार को भी कंपनी ने खूब पैसा दिया, करोड़ में।
ब्रिटेन की जो सरकार थी वो बहुत ज्यादा खुश थी इन सब चीजों से, लेकिन ब्रिटेन की जो जनता थी वो नाखुश थी। ब्रिटेन की जनता क्यों नाखुश थी? देखो, कंपनी का गठन हुआ था लोगों के द्वारा, लोगों ने मिलकर कंपनी को गठित किया था। यानी वो लोग जो कंपनी के शेयर धारक थे, उनको ज्यादा लाभ मिल रहा था, वो ज्यादा लाभांश प्राप्त कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी का मुनाफा बढ़ता जा रहा था, सरकार कंपनी को सपोर्ट कर रही थी। तो जो दूसरे लोग थे जिन्हें मुनाफे में हिस्सा जिनका नहीं था, वो लोग इस चीज से बड़े नाराज थे कि सरकार सपोर्ट कर रही है। अच्छा, 16 चार्टर से एक बात और हुई कि कंपनी को भारत से व्यापार करने का मोनोपोली राइट भी दे दिया गया था। मतलब भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, कोई अन्य कंपनी ब्रिटेन की भारत से व्यापार नहीं कर सकती थी। 1625 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ लोगों ने एक और कंपनी का गठन कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। दोनों कंपनियों के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ। उस कंपनी ने भी मांग की कि हमें भी भारत से व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन राजा ने उसको न देके दोनों में एक रिकॉन्सिलेशन कराने की कोशिश की, और इसी क्रम में 1657 का चार्टर एक्ट आया। दोनों चार्टर एक्ट को आपस में मिला, 1657 के चार्टर एक्ट से दोनों कंपनियों को आपस में मिला दिया गया और एक यूनाइटेड कंपनी की स्थापना हो गई। इस तरीके से यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आकार है वो बहुत बढ़ गया, साइज उसका बड़ा हो गया और बड़ी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक कि ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी जो चार्टर एक्ट से थी, बड़े शुरुआती चार्टर एक्ट से थी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1661 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1661। क्यों? क्योंकि इसी चार्टर एक्ट से कंपनी को जुडिशियल पावर्स मिली थी। जहां पहले डेथ पेनल्टी देने का जो राइट था वो कंपनी के पास नहीं था, इस चार्टर एक्ट से कंपनी डेथ पेनल्टी के मामलों में भी को भी देख सकती है। मान लो किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसमें मृत्युदंड कारित हो सकता है, तो ऐसे मामलों को भी कंपनी अब देख सकती थी 1661 के चार्टर एक्ट से। 1661 के चार्टर एक्ट से ही गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड घोषित कर दिए गए थे। पहली बार भारत में कोई न्यायालय, या कह सकते हैं कि कोई न्यायालय जो भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड के लेवल पर गठित किया गया था। जैसे आप लोग पढ़ते हो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1773 का चार्टर एक्ट, 74 का कह लेते हैं कुछ लोग उसे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था इंडिया में, और उसी को कहते हो आप कोर्ट ऑन रिकॉर्ड था वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड था। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बना, पहले ही कई ऐसे कोर्ट थे जो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बन गए थे भारत में। और उसमें एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो उनका न्यायालय था, बाद में लेकिन कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो न्यायालय था इंग्लैंड में था। ये भारत में जिस न्यायालय की स्थापना हुई वो प्रेसिडेंसी कोर्ट थे। आगे आएगा प्रेसिडेंसी कोर्ट 1668 के शायद चार्टर एक्ट से बने थे, उनको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड फिर बना दिया गया था। और सबसे लास्ट में 1773 के चार्टर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बनाया गया। तो यहां से जुडिशियल प्रोसेस की शुरुआत होती है भारत में, इन चार्टर एक्ट से, कंपनी के द्वारा बनाए गए अलग अलग कानूनों से। और इंग्लिश लॉ भी इनेक्टमेंट यहीं से होता है। इंग्लिश लॉ की शुरुआत भी भारत में यहीं से हो जाती है। बाद में जब कंपनी फुल फ्लेज्ड बन गई थी, पावर में आ गई थी पूरे भारत में, और विशेष तौर पर 1857 के बाद में जब इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह आए, तो पूरी तरीके से इंग्लिश लॉ को ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो हम एक दो बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं उनको लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो चार्टर को लिखिए, ये होता क्या है।
तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, बल्कि ऐसा शुरुआत करना आप इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी was founded was founded in 1599, in 1599 by some merchants of लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारियों द्वारा की गई थी। यह लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा की गई थी। ठीक है। अब देखो, राजा के द्वारा इसे ऑथराइज कर दिया गया कि हाँ ठीक है, आप भारत से व्यापार कर सकते हो। और ये ऑथराइजेशन जो मिला, ये 1600 के चार्टर से मिला। तो लिखिए, इस कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र, इस कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र सन 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। दिस कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड विद इंडिया, the right to trade with India by the act of by the charter of 1600। ठीक है। अच्छा देखो, इस चार्टर में जो इस कंपनी का नाम था उसे लिखो, क्योंकि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इसका नाम था। तो लिखो, इसका पूरा नाम लिखो, ब्रैकेट में लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे ब्रैकेट में लिखना, अंडर द, या इसको लिखना इसमें, द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, या द ऑथराइज नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इंडीज माने पूर्व, इंडीज माने इंडिया नहीं है, इंडीज माने पूर्व के देश या पूर्वी देश। स्पेलिंग इसकी होगी INDIES, इंडीज। ठीक है, ये नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सो जो जिसके जिसके लिए अधिकार पत्र ये दिया गया था। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, दिस चार्टर permitted the company to build factories, and promote trade in India, and promote the trade in India। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, अंग्रेजी हिंदी में लिखिए, इस चार्टर ने कंपनी को फैक्ट्रियों की स्थापना करना, फैक्ट्रियों की स्थापना करने एवं व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, एवं व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है। अच्छा, इससे एक काम और किया गया इस एक्ट से,
देखो, कंपनी मान लो कोई फैक्ट्री अगर बनाएगी, फैक्ट्री का मतलब ये फैक्ट्री नहीं है जो अभी आप समझते हो कि ये जहाँ सामान बनता है, सामान बनने वाली फैक्ट्री नहीं थी ये। फैक्ट्री का यहाँ से मतलब था एक सेटलमेंट, जहां ब्रिटिश अंग्रेज लोग आके रहते थे, अपने भारत से सामान खरीदते थे, खरीद के उसको इकट्ठा करते थे और फिर वहां से व्यापार करते थे, वहां से उसको इंग्लैंड भेजते थे या कहीं और भेजते थे। अब अगर कोई सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट में लोग रहते होंगे, अब वो लोग कैसे गवर्न हो, उसके लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। अब वो कानून और नियम कौन बनाए? ब्रिटेन की सरकार या कंपनी के लोग? कौन बनाए, ऑनलाइन वाले बताओ। अरे रेशनैलिटी लेके आओ। देखो, मैं एक भारत का व्यक्ति हूं, मान लीजिए मैं कहीं अफ्रीका जाके व्यापार करने लगता हूं, सरकार मुझे अधिकृत कर देती है सब चीज के लिए कि ठीक है आप ऑथराइज हो, आप व्यापार कर सकते हो। मैंने वहां पर एक सेटलमेंट बना लिया। अब आज के दौर में तो मैं गवर्न होना चाहिए उसी अफ्रीका के देश के कानून के अनुसार, क्योंकि मैं वहां रहता हूं। जैसे भारतीय अगर कहीं दूसरे देश में जाके रहें तो वो वहां के कानून के हिसाब से चलेंगे। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून माना नहीं गया, अंग्रेजों ने ये माना ही नहीं कि भारत में कोई कानून है इस तरीके का। तो सरकार ने वहां की कंपनी के लोगों को ऑथराइज किया कि आप लोकल लेवल पर ही जहां आप फैक्ट्री स्थापित करोगे वहां कानून बना सकते हैं। चार्टर एक्ट से ही कह दिया गया था। लेकिन इस बात को कोई भारतीय राजा नहीं समझ पाया कि ये उनकी सॉवर्निटी का हनन था, उनकी संप्रभुता को ये एक चैलेंज था। क्योंकि भारत में रूल कौन कर रहे थे? मुगल। मुगलों के क्षेत्र में कोई और आके रह रहा था और वो अपने कानून के हिसाब से रह रहा था। दैट वॉज द अगेंस्ट द सॉवर्निटी ऑफ द मुगल्स। लेकिन मुगल इसको नहीं समझ पाए। सबसे पहले इसको समझा सिराजुद्दौला ने, उन्होंने इसे ओपोज किया, झगड़ा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो गई थी भारत में। तो चार्टर एक्ट से ही अधिकार दे दिया गया था लोकल लेवल पर कानून बनाने का भी इन लोगों को। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इसी चार्टर के द्वारा, इसी चार्टर के द्वारा कंपनी को, इसी चार्टर के द्वारा कंपनी को कुछ कानून बनाने का अधिकार भी, कुछ कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। अब देखो, मान लो कोई कानून का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट भी करना पड़ेगा, तो पनिशमेंट का राइट भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए कंपनी के अधिकारियों को ही लोगों को पनिश करने का राइट भी दिया गया, क्रिमिनल मामलों में भी और सिविल मामलों में भी, नागरिक मामलों में भी या सिविल मामलों में भी, और जो क्रिमिनल मामले थे या फौजदारी संबंधित मामले थे उनमें भी। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इसी चार्टर के अंतर्गत, इसी चार्टर के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने पर, विधि का उल्लंघन करने पर कंपनी को दंडित करने का अधिकार भी दिया गया, दंडित करने का अधिकार भी दिया गया। इन दिस चार्टर टू, in this charter too, the company was given the right, the company was given the right to punish, given the right to punish by this charter act। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, दंड देने का अधिकार किसका होता है? दंड कौन देता है?
राज्य, दंड देने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के। अब यहां से दंड देने की शक्ति किसे दे दी गई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सब्स्टिट्यूट स्टेट हो गया या नहीं इंडिया में? हाँ या ना बताओ। यस सर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राज्य था शुरुआत से ही। हम लोगों को नहीं समझ में आया था, लेकिन इसीलिए जैसे जैसे उनकी टेरिटरी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे वो राज्यों को जीतते चले गए, वो उसे तुरंत राज्य में कन्वर्ट करते चले गए। दे हैव द पावर, दे हैव द लॉज, दे हैव द सिस्टम, दे हैव द ब्रिटिश अथॉरिटी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्षेत्र है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक सब्स्टिट्यूट स्टेट है, तो वो आसानी से इस एरिया को गवर्न करेगी और इस गवर्न करने के लिए कुछ कानून बनाएगी। कानून बनाने का अधिकार इंग्लैंड ने दे ही दिया था इन्हें। अब इसका कानून कौन बनाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों ने एक बोर्ड बनाया जिसमें 24 डायरेक्टर नियुक्त किए। मतलब अपने में से चुन लिया 24 लोगों को। 24 डायरेक्टर थे और इन 24 डायरेक्टर के ऊपर एक गवर्नर था। इसको मिलाकर गवर्नर इन काउंसिल कहा गया। इसका नाम रखा गया गवर्नर इन काउंसिल। ये गवर्नर इन काउंसिल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। कानून बनाने का काम भी यही करती थी, कानून के उल्लंघन होने पर दंड देने का भी काम यही करती थी, और विधि बनाने का काम भी यही करती थी, लॉ भी। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राजा ने अधिकार दे दिया इन्हें कानून बनाने का, दंडित करने का। सारे अधिकार इनके पास थे, जुडिशियल वगैरह सब पावर्स थी, क्योंकि क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों में अधिकार दिए गए। तो कंटिन्यूएशन में लिखना। हाँ रजनी जी, पहले इसको एक बार जरा लिख लीजिए, कंटिन्यूएशन में लिख लीजिए। सो by the charter of 1600, so by the charter of 1600, east india company has the power to make laws. East india company has the power to make laws, ब्रैकेट में लिख लेना लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरा जुडिशियल पावर्स, क्योंकि वो दंडित भी कर सकती थी, और तीसरा लिखना एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी वो वहां का पूरा मैनेजमेंट भी देखती थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स। इस प्रकार 1600 के अधिकार पत्र द्वारा या चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक विधायी संस्था, एक न्यायिक संस्था एवं एक प्रशासनिक संस्था भी थी, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? बताओ। हाँ रजनी जी, अब पूछिए आप। सर जब सारे राइट ये कंपनी को दे रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसे तो राजा कमजोर हो जाएगा। नहीं, राजा कमजोर क्यों होगा? वो इंग्लैंड में थोड़ी राइट दे रहा है, बताओ। जी सर। वो इंग्लैंड में राइट नहीं दे रहा, वो कह रहा है तुम जाओ वहां पे अफ्रीका में या इंडिया में या एशिया में, वहां जाके रूल करो, हम आपको राइट दे रहे हैं, और जब आप वहां जीत लोगे लोगों को, फिर हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? उन्होंने यही किया। देखो, ये ब्रिटिश लोग थे,
ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश कानून से ये लोग गवर्न हो रहे थे। इनके ऊपर कहाँ का कानून चल रहा था? ब्रिटिश कानून चल रहा था या भारतीय चल रहा था? ब्रिटिश कानून चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक थे, हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश कानून से गवर्न हो रहे थे। जब इन्होंने भारत में आके एक टेरिटरी की स्थापना कर ली वास्तव में, तब राजा ने, अभी देखना आगे फिर मैं बताऊंगा, राजा कहेगा कि नहीं अब तो आप, ये टेरिटरी आपकी नहीं है। देखो अभी तो राजा ये कह रहा है 1600 के चार्टर एक्ट से कि आप जाइए, व्यापार करिए, सारे अधिकार आपके पास हैं। इसके बाद में राजा कहेगा इनसे, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जब वो बनाएगा, वो कहेगा तुम तो एक व्यापारिक व्यक्ति थे, हमने चार्टर तुम्हें व्यापार करने के लिए दिया था, पर तुम तो राजनीतिक संस्था बन गए, तुमने तो पूरे भारत को जीत लिया। और राजनीतिक शक्ति किसके पास होनी चाहिए? राजा के पास होनी चाहिए। इसलिए तुम तो हमारी क्षमताओं का उल्लंघन कर रहे हो। अब एक काम करो, भारत में जो वो है क्षेत्र, वो तो दे दो हमें, व्यापार करने का अधिकार रखो तुम। इस तरीके से 1784 के चार्टर एक्ट में आप देखना, 1784 में विशेष तौर पर पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के कामों को दो भागों में बांट देंगे वो लोग। एक भाग, एक है व्यापारिक और एक दूसरा राजनीतिक मामले, और राजनीतिक मामलों को राजा स्वयं ले लेगा, अपने पास में रख लेगा। अभी तो राजा इनको बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? जरूरत है, क्योंकि शुरू में ही अगर रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा दिया गया तो ये तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसा हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, वहां की सरकार ने उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए कि हर मामले में राजा से ही पूछना था। अब फ्रांस और भारत में बहुत दूरी थी, वो छोटे छोटे से निर्णय के लिए राजा के ऊपर निर्भर थे, वो निर्णय नहीं ले पाए, इसलिए भारत में हार गए अंग्रेजों से। इनके पास सारी पावर्स थी, ये तुरंत निर्णय लेते थे, लड़ाई झगड़े का, कब युद्ध करना है, कब संधि करनी है, कब कुछ करना है, सारी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1600 के चार्टर से सभी दे दी गई थी। इसलिए इन्हें इंग्लैंड में बात करने की जरूरत नहीं थी कि क्या हो रहा है, करना है भारत में, तुरंत निर्णय लेते थे। इसीलिए ये हरा पाए फ्रांसीसियों को, भारतीय राजाओं को भी हरा पाए। बाकी कंपनियों पे ये पावर नहीं थी, इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था 1600 का चार्टर एक्ट, जिससे कंपनी की स्थापना की गई। मैं समझा पाया रजनी जी? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ राकेश जी बताइए। सर कंपनी का आपने दूसरा नाम क्या बताया था? दूसरा नाम तो बड़ा लंबा सा था, द गवर्नर, नाम उसका लिख लीजिए, द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स था शायद। लिखो कंपनी का नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ये इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है पूरा। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये इस कंपनी का नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आप कहते हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये नाम था इस कंपनी का चार्टर में जो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो अब आप इसमें लिख लीजिए, इसमें आप लिखना। अब देखो ये प्रशासन बनाने के लिए फिर इसकी स्थापना की गई, ये 24 डायरेक्टर नियुक्त किए गए कंपनी के लोगों के द्वारा जो शेयर धारक थे। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, भारतीय प्रशासन के लिए या भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन के लिए कंपनी द्वारा, भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन के लिए कंपनी के शेयर धारकों द्वारा, ऐसा लिखिए, कंपनी के शेयर धारकों द्वारा 24 डायरेक्टर या 24 निदेशक एवं एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, एवं एक गवर्नर की नियुक्ति की गई फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन या फॉर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंपनी वर्ड जोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो पॉलिटिकल पावर नहीं थी। फॉर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वन गवर्नर
and 24 directors was being appointed by the shareholders of the company. ठीक है। अब इन्हीं सबको मिलाकर यानी 25 लोगों को, एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर, इन्हीं को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया बात। तो जब भी आपको चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आगे कई बार आएगा जिक्र, तो वो ये 25 लोग थे। ठीक है, यही वो लोग थे जो भारत में, ये रहते तो इंग्लैंड में थे, ये संस्था इंग्लैंड में बनी थी, भारत में नहीं थी, लेकिन ये इंग्लैंड में रहते हुए भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इन्हीं की देखरेख में भारत का प्रशासन चलता था, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी का मामला हो। तो लिखिए, ये 25 लोग निदेशक मंडल का भाग या निदेशक मंडल के नाम से जाने जाते हैं, निदेशक मंडल के नाम से जाने जाते हैं। These 25 persons are known as क्या लिखा था? These 25 members, क्या लिखा वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। These 25 members are known as the court of directors, the court of directors। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहां तक बताओ किसको समझ में कौन सी बात नहीं आई? ये 1600 का चार्टर था, किसी ने पढ़ाया भी था कितना लंबाई से? बताओ, आप लोग बताओ। 33 लोग हैं ऑनलाइन, मुझे बताओ आज तक, आप लोग तो सब वकील हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में 1600 का चार्टर, यू एग्जीक्यूटिव वाले भी हैं आपके साथ में, अब से पहले 1600 के चार्टर को इतने अच्छे से पढ़ा? नहीं एक सर। और बात, सर एक और इतना बात, सुलझा हुआ किसी ने नहीं बताया। सर कभी नहीं बताया। हाँ, एक कभी और नहीं बात बताया बताओ, जी। क्या आपको ये पता था कि कंपनी पहले से ही जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आई, उससे पहले ही वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थी, एक वो राजनीतिक संस्था थी? आपको तो केवल यही बताया गया होगा कि वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी, अंग्रेज व्यापार के रूप में भारत आए। जी अरे सर यही बताया गया। आज थे तो व्यापारी, लेकिन राजनीतिक अधिकार के साथ आए थे, विद पॉलिटिकल राइट्स आए थे। पूरा का पूरा ब्रिटेन का या पूरे का पूरा इंग्लैंड उनकी पीठ पर बैठा हुआ था, इसीलिए तो वो जीत पाए भारत में लोग इतने बड़े क्षेत्रों को। नहीं तो कोई व्यापारी आके आप सोचो जीत लेगा इतने पूरे भारत को, मुगलों को हरा देगा। वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत थे उस समय, दे वर द थर्ड मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। इतनी बड़ी तोपें थी, जस्ती तोपें, उनको दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपें माना जाता था। हाउ दे डिफीटेड? ऐसे ही, क्योंकि नेग्लिजेंस, उनको पता ही नहीं था क्या था कैसे था, उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको भी यही लगा कि ये व्यापारी हैं, केवल व्यापार करके चले जाएंगे। एक और बड़ी परेशानी थी। परेशानी क्या थी? ये हुआ भी देखो, जब पैसा आता है ना, तो हम उसके पीछे छुपी हुई बातों को नहीं देख पाते। मुगलों को कंपनियों से बड़ा लाभ हो रहा था, क्योंकि ये सोना चांदी लेके आती थी जहाज भर भर के, और भारत से सामान लेके जाती थी खरीद के। वो पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है? उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये व्यापार कर रहे हैं, और लगातार उनको प्रमोट करते रहे मुगल्स भी। जैसे व्यापारियों को अभी भी सरकार प्रमोट करती है, कंसेशन भी देती है, इसीलिए राजा ने उस समय भी उनको कंसेशन दिया, राज्य ने, व्यापार जिससे बढ़ा बढ़े बढ़े। लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली क्या था वो नहीं समझ पाए थे। उनको ये नहीं पता था कि इनके पास
लोगों को दंडित करने की शक्ति है। उनको नहीं पता था इनके पास ये शक्ति है कि ये भारत में अपने राज्य की स्थापना कर सकते हैं, वो नहीं जानते थे। इसीलिए तो जब इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, उन्होंने इन्हें फैक्ट्री बनाने का अधिकार दिया था भारतीय राजाओं ने, उनके फोर्टिफिकेशन का नहीं दिया था। फोर्टिफिकेशन माने किलाबंदी करने का अधिकार नहीं दिया था, सेना रखने का अधिकार नहीं दिया था वहां पे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय राजाओं ने खुद रखी थी अपने ऊपर। लेकिन वो सब बिगड़ता चला गया मामला। चलिए फिर अब इसका ना इवैल्यूएशन देख लेते हैं 1600 के एक्ट का। एक बार मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से क्या पता चलेगा? मूल्यांकन से यह पता चल जाएगा कि आगे फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, आगे की सरकार क्या करेगी। ठीक है, तो आप इसमें एक छोटा सा हेडिंग लिखिए, 1600 के अधिकार पत्र की कमियां, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1600। ठीक है, देखो क्या कमियां थी। राजा ने कंपनी को कानून बनाने का अधिकार भी दिया, प्रशासनिक अधिकार भी दिए और न्यायिक अधिकार भी दिए। कंपनी किसी को दंडित भी कर सकती थी, लेकिन ये सीमित थे। विधि बनाने की अनलिमिटेड पावर नहीं थी, क्योंकि राजा दे ही कैसे सकता था। एक तो भारत में कंपनी के लोगों के पास या कंपनी के पास या ये जो 24 लोग थे, ये सीमित लेवल पर ही लॉ बना सकते थे। दंडित करने के मामले में भी केवल जो छोटे मोटे क्राइम थे उनके मामलों में ही दंडित कर सकते थे। जैसे डेथ पेनल्टी, मान लीजिए अगर किसी ने किसी को मार दिया, तो जिस व्यक्ति ने मारा है उसको दंडित करने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ डेथ पेनल्टी के मामले देखने का अधिकार था प्रिवी काउंसिल को, यानी राजा के दरबार को। प्रिवी काउंसिल माने राजा का दरबार, यानी राजा उन मामलों को खुद देखता था। जो राजा ऐसे मामलों को खुद देखता था, इनको क्यों देता वो अधिकार? इसलिए दंड देने का अधिकार डेथ पेनल्टी के मामले में इनके पास नहीं था, कंपनी को नहीं दिया गया था। पर यहां कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई, कई लोग मर गए कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत ही। अब वो मामले रह गए ऐसे ही, पलट गए। तो फिर बाद में कंपनी को वो राइट भी दिए गए, लेकिन बाद में आएंगे। तो एक कमी तो इसमें ये थी कि सीमित अधिकार कंपनी को दिए गए थे। दूसरी बात ये थी, सेना रखने का अधिकार भी कंपनी के पास सीमित था। जैसे वो केवल अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए सेना रख सकती थी। मान लीजिए जैसे भारत में ना चोर लुटेरे बहुत थे, राजमार्गों को लूट लेते थे, कारवाओं को लूट लिया जाता था। इन सबको रखने के लिए सैनिक नहीं दिए गए थे, तो आगे इनको रखने के लिए भी सैनिक दिए जाएंगे। मतलब इंडियन लैंड पर भी अब ब्रिटिश सैनिक आ सकते थे। आगे के चार्टर एक्ट में होगा ये, 1600 के में नहीं था। इसका एक और शॉर्टकमिंग कह सकते हैं चार्टर एक्ट की, कि जो मोनोपोली दी गई थी वो मोनोपोली परमानेंट नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कंपनी भारत के साथ व्यापार करने का जो राइट था कंपनी का, वो केवल कंपनी का ही हो, किसी और का ना हो। राज्य किसी और को भी ऐसा राइट दे सकता था। ये शॉर्टकमिंग थी, बाद में इनको दूर कर लिया गया। ठीक है, वैसे तो आप शॉर्टकमिंग बाकी की तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। और वो ये है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी पावर चार्टर से कंपनी को दी गई थी वो सीमित थी, लिमिटेड थी। तो आप लिखिए कंटिन्यूएशन में, द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर which was given to company were limited.
वर लिमिटेड। ठीक है, अब इसका फर्क क्या हुआ? इसका फर्क यह पड़ा कि मान लो कंपनी ने कोई क्षेत्र जीत लिया, जैसे कंपनी को भारत में मद्रास पट्टे पर मिल गया था त्रावणकोर के राजा से, और ये मद्रास मिल गया था 1627-28 में ही। त्रावणकोर के राजा ने मद्रास को 1000 साल के लिए कंपनी को 999 साल के लीज पर कंपनी को दे दिया था व्यापार करने के लिए। मद्रास एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी। अब कंपनी को एक क्षेत्र भी मिल गया, मद्रास के अंदर लोग भी रहते होंगे उस समय, कुछ भारतीय भी रहते होंगे। अब वो कैसे गवर्न हो? टेरिटरीज को गवर्न करने का जो राजनीतिक अधिकार था, पूर्णतः गवर्न करने का वो नहीं था। जैसे मान लो अगर टेरिटरी को गवर्न करना है तो फिर उसमें मृत्युदंड का अधिकार भी कारित करने का दिया जाना चाहिए। मान लो कोई किसी की डेथ किसी ने कर दी, किसी को मार दिया किसी ने, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। ये सब राइट नहीं थे। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, दिस चार्टर ऑल्सो डिड नॉट This charter also did not provide any authority to govern the territory in India. To govern the territories in India. ठीक है, यह चार्टर कंपनी को भारत में क्षेत्रों को शासित करने का अधिकार नहीं प्रदान करता था। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकमिंग्स थी, बाद में इसको पूरी की जाएंगी। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, उपरोक्त कमियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पुनः 1609 का अधिकार पत्र जारी किया गया। 1609 का अधिकार पत्र जारी किया गया। अधिकार पत्र माने चार्टर, तो ब्रैकेट में आप चार्टर लिख सकते हैं। सो fulfill these shortcomings, the charter of 1609, 1609, the charter of 1609 was issued या was passed, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, इसको यहां तक कर लेते हैं, आगे इसको कल करेंगे। 1609 का चार्टर कल देख लेते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लें। देखो, इन चार्टर से आपको क्या पता चलेगा? ये तो पता चलेगा ही कि इसकी नेचर वगैरह क्या थी कंपनी की। इससे आपको ना स्टेट के बारे में भी कई चीजें क्लियर होंगी कि स्टेट क्या था, राज्य क्या था, क्या कर रहा था। स्टेट माने स्टेट की कॉन्सेप्ट, भारत राज्य नहीं या भारत राष्ट्र नहीं, स्टेट। व्हाट इज स्टेट? वो क्या कर रहा था और कैसे कैसे उसने स्टेट फॉर्मेशन फिर इंग्लैंड में हुई और फिर भारत में कैसे स्टेट फॉर्मेशन हुई, भारत कैसे एक राज्य के रूप में बना, कैसे एक लॉज के अंतर्गत गवर्न हुआ फिर आगे। ठीक है, ये सब भी इससे क्लियर होगा। चलिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर। हाँ जी सर, हिंदी में लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। हिंदी में लास्ट लाइन किसी ने लिखी हो तो लिख दीजिए भाई। अच्छा, लास्ट लाइन हिंदी में ये होगी, उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए 1609 का चार्टर जारी किया गया। 1609 का चार्टर जारी किया गया। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए ठीक है, यहां तक करते हैं, कल करते हैं आगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। जी ओके। सर फर्स्ट पॉइंट सभी का रह गया इसमें 1600 के अधिकार पत्र की कमियां। तो सर फर्स्ट पॉइंट किसी के पास भी नहीं है। आपने यहाँ से लिखवाया था हिंदी में, यह चार्टर कंपनी को भारत में क्षेत्रों को शासित करने का सेव अधिकार करनी होगी ना नहीं पहले। प्रदान करता है। कहाँ से सेव होगी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग से तो स्टॉप हो जाएगी, सेव कैसे हेलो होगी सर। पहले? This recording will be saved in the